वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के द मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 MCQs डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच पार्टिकल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन ए इज़ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी इज़ प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी क्वार्क्स या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स। देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो आपको पता है कि न्यूक्लियस पे लगती है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उन पे लगती है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। अब देखो ये जो क्वार्क्स हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं ये क्वार्क्स से मिलकर ही बनते हैं। तो इट मीन्स दैट ये तीनों जो हैं अफेक्ट होती हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से बाहर मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती। सो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when an neutron converts into proton inside the nucleus, it causes the emission of alpha particle, minus beta particle, positive beta particle या gamma rays। देखो ये आपको पता है कि न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और जब प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में तो बीटा पार्टिकल निकलता है न्यूक्लियस से। लेकिन कब माइनस बीटा निकलता है, कब पॉजिटिव, ये सवाल पूछा गया है। देखो जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो निकलता है नेगेटिव बीटा डीके, ठीक है, नेगेटिव बीटा निकलता है। लेकिन जब प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में तो फिर निकलता है पॉजिटिव बीटा। तो इस वक्त है न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट हो प्रोटॉन में, तुम्हारा राइट आंसर क्या हुआ, माइनस बीटा पार्टिकल निकलेगा, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू युकावास थ्योरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ डैश बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। देखो युकावा थ्योरी के मुताबिक हमने बताना है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कब पैदा होती है, बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ ग्लूओन्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स या पायोन्स या फोनॉन्स या ग्रेविटॉन्स। देखो युकावा थ्योरी के मुताबिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पायोन्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, याद रखना। सो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, बी, पायोन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज़ चार्ज डिपेंडेंट, इट इज़ स्पिन डिपेंडेंट या नन ऑफ दीज। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में क्या चीज़ ठीक नहीं है, ये है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये जो है ना चार्ज डिपेंडेंट, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए वो न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों पे लगती है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोसोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, पायोन्स या ऑल ऑफ दीज। अब देखो बोसोन्स आपको पता है क्या होते हैं, बोसोन्स वो होते हैं, देखो फर्मियोन्स और बोसोन्स। फर्मियोन्स वो होते हैं जिनकी स्पिन हाफ हो, बोसोन्स वो होते हैं जिनकी स्पिन फुल हो, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये दोनों जो है ना तीन क्वार्क से मिलकर बनते हैं जिसे हम हैड्रॉन्स कहते हैं। तो तीन क्वार्क ऐड करेंगे, स्पिन सबकी ऐड करेंगे हाफ हाफ हाफ, ये लाजमी सी बात है हाफ ही आई, कभी फुल नहीं आएगी। तो इसलिए ये तो है फर्मियोन्स, जबकि पायोन्स बनते हैं दो क्वार्क से मिलकर, तो इनकी स्पिन हमेशा जो है फुल इंटेग्रल आएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, सी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड्रॉन्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ थ्री क्वार्क्स आर कॉल्ड लेप्टॉन्स, बारियोन्स, मीजोन्स या नन ऑफ दीज। अब देखो इसका जो राइट आंसर है वो है बारियोन्स। देखो हेड्रॉन्स जो है ना ये या तो दो क्वार्क से मिलकर बनते हैं या तीन क्वार्क से। जब दो क्वार्क से मिलकर बने तो उसे हम कहते हैं मीजोन्स, जब तीन क्वार्क से मिलकर बने तो उसे हम कहते हैं बारियोन्स। तो अब यहाँ पूछा था तीन क्वार्क से मिलकर, तो राइट आंसर क्या हुआ, बी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वीक न्यूक्लियर फोर्स इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ लेप्टॉन्स, ग्लूओन्स, क्वार्क्स या WZ पार्टिकल्स। देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स पैदा होती है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ WZ पार्टिकल, ठीक है। इसको ये भी कहते हैं इंटरमीडिएट वेक्टर बोसोन्स भी कहते हैं, ठीक है, दोनों कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बारियोन्स आर फर्मियोन्स, बोसोन्स, लेप्टॉन्स या नन ऑफ दीज। अब देखो मैंने बताया था बारियोन्स जो हैं ये तीन क्वार्क से मिलकर बनता है, जो तीन क्वार्क से मिलकर बनेगा स्पिन हाफ ही होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, फर्मियोन्स। फर्मियोन्स वो होते हैं जिनकी स्पिन हाफ हो, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्क्स कैन बी रेड, ग्रीन,
ब्लू या नन ऑफ या ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। देखो क्वार्क्स के 3 डिफरेंट कलर होते हैं, रेड भी होता है, ग्रीन भी, ब्लू भी, लेकिन जो चीज़ें क्वार्क से मिलकर बनती हैं जैसे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उस जब वो बनते हैं तो फिर कलर डिसअपेयर हो जाता है, फिर कलर जाहिर नहीं होता। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन क्वार्क्स इन तीनों कलर के होते हैं, रेड भी, ग्रीन भी, ब्लू भी। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ अमंग क्वार्क्स। अब देखो वहाँ कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू युकावा थ्योरी, युकावा थ्योरी के मुताबिक कैसे होता है और एक्चुअल में होता कैसे। एक्चुअली जो है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिकली तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो पैदा होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द, हमारा ऑप्शन देख लो, ग्रेविटॉन्स, ग्लूऑन्स, फोनॉन्स या पायोन्स। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पैदा होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन्स अमंग क्वार्क्स। माइक्रोस्कोपिकली ऐसे पैदा होती है, ठीक है, असल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। राइट आंसर क्या हुआ? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स ऑन लेप्टॉन्स, हेड्रॉन्स या क्वार्क्स या ऑल ऑफ दीज। देखो पहले हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस पे लगती है, अब हम पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स किस पे लगती है। ये सब पे लगती है, लेप्टॉन्स पे भी लगती है, हेड्रॉन्स पे भी लगती है, क्वार्क्स पे भी लगती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मॉडल कंबाइंस ऑल लेप्टॉन्स, ऑल क्वार्क्स, इलेक्ट्रो वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। देखो स्टैंडर्ड मॉडल जो है ना कंबाइन करता है ऑल 6 लेप्टॉन्स और ऑल 6 क्वार्क्स। ठीक है, इस तरह ये इन तीन जो है ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तीनों फोर्सेस को ये मॉडल जो है ना कंबाइन करता है। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? डी इज़ द राइट आंसर। 6 के 6 क्वार्क्स, 6 के 6 लेप्टॉन्स को भी जोड़ते हैं। इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रो वीक, ये 2 होगी, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तीनों फोर्सेस को ये मॉडल कंबाइन करता है। हमारा राइट आंसर क्या हुआ? डी। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन्स ओबे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डीराक स्टैटिस्टिक्स या बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स या ऑल ऑफ दीज। अब देखो न्यूक्लियॉन्स जैसे हमने कहा था प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये होते हैं फर्मियोन्स, जो फर्मियोन्स होते हैं वो बे करते हैं फर्मी डीराक स्टैटिस्टिक्स को। राइट आंसर क्या हुआ? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा डीके इज कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, क्वांटाइज्ड या नन ऑफ दीज। देखो बीटा डीके का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस होता है, अल्फा डीके का डिस्क्रीट होता है। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टनलिंग फिनोमिना टेक्स प्लेस इन अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके या नन ऑफ दीज। देखो टनलिंग फिनोमिना जो है ना वो होता है अल्फा डीके में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 इज मीन लाइफ, इसमें कहते हैं एवरेज लाइफ भी, ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डैश द हाफ लाइफ ऑफ इज डैश द हाफ लाइफ ऑफ दैट एलिमेंट। मीन लाइफ दाना है लेस होती है, ग्रेटर होती है या इक्वल होती है या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेटर। मीन लाइफ जो है ना हाफ लाइफ से ज़्यादा होती है। देखो इसको समझते हैं, ये फार्मूला है टी हाफ 0.693 ओवर लेमडा। देखो 1 ओवर लेमडा होता है टी एवरेज, इसे हम कहते हैं मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। अब देखो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ एवरेज लाइफ में, अगर यहाँ मैं पुट करता हूँ 2 है तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो हाफ लाइफ की वैल्यू आ जाएगी 1.3। अब आप इजीली देख सकते हो कि हाफ लाइफ क्या बनी 1.3, लेकिन उस वक्त एवरेज लाइफ क्या बन रही है 2। तो ज़्यादा क्या है एवरेज लाइफ या मीन लाइफ। ठीक हो गया, राइट आंसर हमारा क्या हुआ? तो मीन लाइफ इज़ ग्रेटर होती है। ठीक हो गया, एवरेज लाइफ क्या होती है? ग्रेटर। ठीक है, बात समझियो। सो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम एज कम्पेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इट्स न्यूक्लियस इज ऑलवेज ग्रेटर, लेस या सेम या नन ऑफ दीज। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एटम में से एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स होते हैं ना उसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो मोस्टली जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। ठीक है ना डिफरेंस, लेकिन जो जब न्यूक्लियस होता है इसमें जो शेल्स बने होते हैं इसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सीधी सी बात है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस को तोड़ती है, समझ लो न्यूक्लियस को तोड़ती है। ठीक है ना, न्यूक्लियस को तोड़ के न्यूक्लियस अलग अलग कर देती है। ठीक है, न्यूक्लियस को। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी
तो अब मेरी बात सुनो, जो बाइंडिंग एनर्जी जब न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को अलग-अलग करेगी, ठीक है, तोड़ेगी न्यूक्लियस को या न्यूक्लियस को, तो वो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए होती है, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिंपल आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो होती है लेस एज कम्पेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी। ठीक हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हुआ? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा रेडिएशन आयोनाइज द एटम्स इन अ मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या न्यूक्लियर फोर्स या नन ऑफ दिस। अभी मैंने बताया है एटम को आयोनाइज करने का मतलब होता है कि एटम में से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना। देखो हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2e, और जब इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं एटम के इर्द गिर्द उसमें होता है नेगेटिव। जब ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के करीब आएगा, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से अल्फा रेडिएशन एटम को आयोनाइज करती है। हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ए इज़ द राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए बीटा जो करती है आयोनाइज, वो करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी, और बीटा पार्टिकल खुद एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ? ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियाई विच हैव सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार या नन ऑफ दीज। ये देखो ये कंफ्यूजिंग चीज़ होती है। विच हैव सेम मैस नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये होते हैं आइसोबार्स। ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम आर U-233, 235, 238 या ऑप्शन डी बी एंड सी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी एंड सी। 235 भी है नेचुरल यूरेनियम प्राइमरी आइसोटोप्स यूरेनियम के, और U-238 भी है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रिएक्शन एनर्जी रिलीज इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए इज फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्यूजन रिएक्शन। इसमें एनर्जी जो है ना ज़्यादा रिलीज होती है एज कम्पेयर टू फिशन रिएक्शन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियस या ऑल ऑफ दीज। इन सब की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। राइट आंसर हमारा क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज पार्टिकल्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ अदर पार्टिकल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, कंपोजिट पार्टिकल्स या यूनाइटेड पार्टिकल्स या नन ऑफ दीज। ऐसे पार्टिकल्स जो दूसरे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं दीज आर द कंपोजिट पार्टिकल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बेटर बाय यूजिंग विच मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल या न्यूक्लियर शेल मॉडल या कलेक्टिव न्यूक्लियर मॉडल या फर्मी गैस मॉडल। देखो न्यूक्लियर फिशन जो है ना सबसे अच्छा एक्सप्लेन हो सकता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल से। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टेबल हैवी न्यूक्लियस विच कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। Z ग्रेटर होना चाहिए N से, Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और N है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। B है Z लेस होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए या नन ऑफ दिस। देखो स्टेबल हैवी न्यूक्लियस में देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ते रहेंगे, ठीक है, आपको पता है, लेकिन जो स्टेबल अगर न्यूक्लियस होगा, नंबर अगर प्रोटॉन्स देखो बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर स्टेबल न्यूक्लियस चाहिए है हैवी, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को ज़्यादा होना चाहिए प्रोटॉन से। क्यों? ताकि उनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है उसको कंपनसेट, उसको ख़त्म किया जा सके, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो हो रही है प्रोटॉन्स में उसको कम किया जा सके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जब उन पर लगेगी, जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है बिटवीन प्रोटॉन्स के उसको कम कर सकेंगे। ठीक हो गया। हमारा राइट आंसर क्या हुआ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इफ फॉर अ स्टेबल हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, होप सो आप बात समझ गए होंगे। राइट आंसर क्या हुआ? बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीवन वेनबर्ग एंड अब्दुल सलाम कंबाइंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, या वीक न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस को इन तीनों ने जोड़ा था, ठीक है, कंबाइन किया था। राइट आंसर क्या हुआ? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडरेटर्स आर यूज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ डैश इन कंट्रोल्ड फिशन प्रोसेस, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स को या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है, मॉडरेटर स्मॉल होते हैं न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए। बी इज द राइट आंसर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बीटा डीके विच पार्टिकल एमिट्स बिसाइड्स बीटा पार्टिकल। बीटा डीके में बीटा पार्टिकल के साथ साथ और कौन सा पार्टिकल निकलता है? ग्लूओन्स, ग्रेविटॉन्स, पायोन्स या न्यूट्रिनो। राइट आंसर हमारा है न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर इन सॉलिड्स? अल्फा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज या नन ऑफ दीज। देखो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है गैमा रेज की, ये भी याद रखना। इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है जबकि इसकी आयोनाइजेशन पावर सबसे कम होती है। ठीक हो गया, राइट आंसर क्या हुआ? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज न्यूक्लियाई दैट आर वेरी स्टेबल मस्ट हैव इवन जेड एंड इवन एन, ओड जेड इवन एन, ओड जेड एन, ओड एन या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है इवन ही प्रोटॉन होने चाहिए, इवन ही न्यूट्रॉन होने चाहिए। देखो इसका फ़ायदा क्या होता कैसे है, जब इवन इवन होना तो ये आपस में पेयरिंग करते हैं। ठीक है, जब दो समझ लो एक ही स्टेट में होंगे, ठीक है, पॉलीस्पिन प्रिंसिपल के मुताबिक उनकी स्पिन मस्ट भी ऑपोजिट होगी। जब वो ऑपोजिट स्पिन होगी तो वो आपस में जुड़े रहेंगे। ठीक है ना, आपस में उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। जैसे आप देखो ऐसे ही समझ लो जैसे ऑपोजिट जेंडर मर्द और औरत इकट्ठे हों तो उन पर आपस में मोहब्बत हो जाती है। ठीक है ना, इसी तरीके से जब ये दो जो है ना आपस में इवन इवन होंगे ना तो इनकी स्पिन ऑपोजिट होगी, तो जब स्पिन ऑपोजिट होगी इनके अंदर अट्रैक्शन होगी, तो इस वजह से जो न्यूक्लियस होंगे वो स्टेबल होंगे। होप सो आप बात समझ गए होंगे। तो राइट आंसर क्या हुआ? अगर इवन जेड और इवन एन है तो जो न्यूक्लियस होंगे वो स्टेबल होंगे। ठीक हो गया, राइट आंसर क्या हुआ? ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू प्रोटॉन्स एडेड टू द न्यूक्लियस देन न्यूक्लियर डेंसिटी विल इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन, सॉरी रिमेन आना था, रिमेन सेम या कुड भी इंक्रीज और डिक्रीज। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर की डेंसिटी ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, प्रोटॉन्स ऐड हों या निकलें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, राइट आंसर क्या हुआ? सी। न्यूक्लियर डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रेडिएशन हैज़ द ग्रेटेस्ट आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी? अल्फा, बीटा, गैमा या नन ऑफ या ऑल हैव सेम आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी। इसका जो राइट आंसर है वो है अल्फा रेज। अल्फा रेज की आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हुआ? ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नॉन लेप्टॉन्स 4, 5, 6 या नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है 6 लेप्टॉन्स हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन्स आर मीजोन्स, बारियोन्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स या ऑल ऑफ दीज। अब देखो मैंने बताया था न्यूक्लियॉन्स वो होते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये हेड्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये बनते हैं 3 क्वार्क से मिलकर। ठीक है, ऐसे हेड्रॉन्स जो 3 क्वार्क से मिलकर बने उन्हें हम कहते हैं बारियोन्स। सो न्यूक्लियस क्या हैं? बारियोन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस दैट रिमेन्स अनडिकेड आफ्टर 5 हाफ लाइव्स इज नियरली 10%, 20%, 30% या 3%। इसका जो राइट आंसर है वो है 3%। अब देखो उसने पूछा क्या है कि 5 हाफ लाइफ के बाद पीछे जो है, ठीक है ना, कितना अनडिकेड, कितना परसेंटेज जो है वो अनडिकेड रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा समझते हैं। लेट्स सपोज इनिशियली जो है ना एन नोट एटम्स से, ठीक है ना, उस रेडियो एलिमेंट में अब एक हाफ लाइफ के बाद आधे पीछे रह जाएंगे। ठीक है ना, दूसरी हाफ लाइफ के बाद इतने रह जाएंगे। सो 5 हाफ लाइफ के बाद एन नोट ओवर 32 एटम्स जो है ना पीछे बच जाएंगे अनडिकेड। अभी इतने डिकेड नहीं हुए, ठीक है ना, इतने पीछे बच जाएंगे। ठीक है, तो डिकेड कितने हुए टोटल में से ये माइनस कर दो तो 31 एन नोट ओवर 32 इतने जो है एटम्स डिके हो गए हैं और एन नोट ओवर 32 इतने अनडिकेड, मतलब इतने पीछे भी बचे हुए हैं। हमसे पूछा गया है कि कितने परसेंटेज पीछे बचे हुए हैं, ठीक है, एटम्स। इसका कैसे आंसर निकालते हैं? जितने अनडिकेड हैं उसको डिवाइड कर दो टोटल से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। राइट आंसर क्या हुआ? 3.125। सो अप्रोक्सीमेटली 3 इज द राइट आंसर, 3%। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, टेम्परेचर या नेचर ऑफ सब्सटेंस या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
बीटा डीके इज आल्सो कॉल्ड द डैश ट्रांसफॉर्मेशन, आइसोटोपिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। अब देखो बीटा डीके में होता क्या है, बीटा डीके में नंबर ऑफ ये एक्स समझ लो ये न्यूक्लियस है, जब बीटा डीके होगा ठीक है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम या ज़्यादा होंगे ठीक है ना, या तो एक बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन जो मास नंबर है वो सेम रहेगा ठीक है। तो जब ऐसे न्यूक्लियस जिनका मास नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो ठीक है, ऐसे वो कहते हैं आइसोबारिक। सो इसको हम आइसोबारिक भी कह सकते हैं, ठीक हो गया, कि इसमें सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ सी। ये देखो इन आइसोबार्स सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पिन ऑफ फोटोन, 0, 1, हाफ या इन्फिनिटी। फोटोन की जो स्पिन होती है वो होती है 1। राइट आंसर क्या हुआ बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमिना ऑफ एक्स रेज एमिशन इज सिमिलर टू अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके या नन ऑफ या ऑल ऑफ दीज। अब देखो एक्स रेज कैसे निकलती हैं ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन्स की जब ट्रांजिशन होती है ठीक है ना, हायर लेवल से जब लोअर लेवल में आता है ठीक है, लेवल में आता है तो एक्स रे एमिट करता है ठीक है, ठीक है, वो समझ आ गया। इसीलिए इसी तरीके से अब गैमा डीके में क्या होता है, ये भी ऐसे ही न्यूक्लियस शेल में होते हैं ठीक है। जब न्यूक्लियस अपने हायर एनर्जी शेल में होता है ठीक है, वो जब लोअर शेल में आता है अपने अपने जब लोअर शेल में आता है तो अपने आप को स्टेबल जो करने के लिए लोअर शेल में आता है। तो इसी तरीके से जैसे बाहर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं एक्स रेज, इस तरीके से जो न्यूक्लियस होते हैं ठीक है, तो ये जब हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में आते हैं तो ये एमिट करते हैं गैमा रेज ठीक है। दोनों का फिनोमिना बिल्कुल सेम है, बस ये फ़र्क है कि वो न्यूक्लियस से बाहर होती है एक्स रेज, और ये जो गैमा डीके निकलता है ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स की ट्रांजिशन से होते हैं, ठीक हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ गैमा डीके। गैमा डीके और एक्स रेज का फिनोमिना दोनों का सेम है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा पार्टिकल हैज़ चार्ज प्लस ई, प्लस 2e, माइनस ई या नो चार्ज। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 2e। आपको बीटा का पता होना चाहिए, बीटा माइनस ई होता है और गैमा पे कोई चार्ज होता नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द एटॉमिक न्यूक्लियाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्पेशल रिपल्सिव फोर्स या न्यूक्लियर ब्रेकिंग फोर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक हो गया। राइट आंसर क्या हुआ बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ न्यूक्लियर डिके प्रोसेस व्हाट शुड बी कंजर्व, एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर क्या है डी, सब कंजर्व होने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, चैडविक, डाल्टन या जे थॉमसन। राइट आंसर क्या है चैडविक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, डिके कांस्टेंट या डिके रेट या ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है डिके रेट या एक्टिविटी, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्वांटम न्यूक्लियर रिएक्शन या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है और वो जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है neutrons which have approximate energy 0.025 electron volt at room temperature are called slow neutrons, fast neutrons, very fast neutrons या none of these। इसका जो राइट आंसर है वो है slow neutrons, इन्हीं को हम थर्मल न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a radioactive substance has half life 60 minutes, after 3 hours how much atom has decayed in terms of percentage। ऑप्शन ये गिवन है, राइट आंसर इसका है ये। अब देखो समझते हैं, देखो लेट्स सपोज कि इनिशियली एटम्स एंड नोट प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये देखो लिखा हुआ है हाफ लाइफ कितनी है 60 मिनट्स, तो आफ्टर 3 आवर्स इसका मतलब है कि हाफ लाइफ कितनी है 1 आवर। हमने आफ्टर 3 आवर्स मतलब 3 हाफ लाइफ के बाद देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं 1 हाफ लाइफ को कितने एटम पीछे बच जाएंगे एन नोट ओवर 2, फिर दूसरी हाफ लाइफ इतने, तीसरी हाफ लाइफ को एटम जो पीछे बच जाएंगे अनडिकेड होंगे वो होंगे एन नोट ओवर 8, ठीक है। हमने बताना है हाउ मच एटम्स हैव डिकेड, कितने डिके हो गए हैं। तो देखो टोटल जो है ना,
टोटल में से ये जितने पीछे बच गए हैं ये माइनस कर दो, 7 एंड नॉट ओवर 8 इतने एटम डिके हो गए हैं, ठीक है। हमें परसेंटेज में बताना है, तो जितने डिके हो गए हैं डिवाइड कर दो, टोटल से मल्टीप्लाई कर दो 100 से। राइट आंसर क्या हुआ, 87.5% एटम डिके हो गए हैं 3 हाफ लाइफ के बाद। राइट आंसर हमारा क्या हुआ, ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ मैजिक नंबर, 24, 80, 126 या नन ऑफ दीज। अब देखो मैजिक नंबर आपको पता है कि मैजिक नंबर जो है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस अगर किसी एक मैजिक नंबर से मैच कर दें तो वो न्यूक्लियस बहुत ही स्टेबल होता है, ठीक है। इसलिए इन नंबर को कहते हैं मैजिक नंबर। अब मैजिक नंबर होते कौन कौन से हैं, 2, 8, 20, 50, 82 एंड 126। तो इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ, 126, ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ, सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेडिएशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, अल्फा, बीटा, गैमा या ऑल ऑफ दीज। इस देखो, इस पर राइट आंसर है, देखो स्किन के लिए बोला गया है, ये है राइट आंसर क्या, अल्फा। अल्फा की क्योंकि पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है तो इसलिए स्किन के लिए अल्फा होता है। अगर कोई गोश्त तक ट्रीटमेंट करनी है फिर हम बीटा करते हैं, और अंदर तक करनी है जैसे जरासीम वगैरह को मारने के लिए, ठीक है ना, तो वो होती है फिर गैमा। स्किन की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर क्या हुआ, अल्फा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल रोड्स यूज टू एब्जॉर्ब एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स इन फिशन प्रोसेस आर यूजुअली मेड ऑफ यूरेनियम, कॉपर, जिंक या कैडमियम। राइट आंसर है हमारा कैडमियम। कैडमियम के भी होते हैं, बोरोन के भी होते हैं। इस वक्त राइट आंसर क्या हुआ, डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइक्लोट्रॉन एज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम या नन ऑफ दिस। अब देखो, आपको पता है साइक्लोट्रॉन ये पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने का काम आते हैं, ठीक है ना, एक्सेलेटर होते हैं ये। अब देखो, अब होता क्या है, इस पर राइट आंसर है वो देखो, जब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, हम बताना फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी, ये कम होगी, ठीक है, जब 50 पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी जो है ना, जो हमने कैलकुलेट करते हैं, जो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे वो हर चक्कर में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। आपने जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आपने पढ़ा होगा, जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ती जाती है पार्टिकल का जो है ना मैस बढ़ता जाता है, ठीक हो गया, ये आपने पढ़ा। जब और जो ऑब्जर्व होता है, जब उसकी स्पीड कम जो हो जाए रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो जब ये फिनोमिना ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है, तब हम पता चलता है कि जो पार्टिकल मूव करता है, जितना तेज़ मूव करता जाएगा उसका मैस भी उसी तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपको फिर पढ़ लेना ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स में मैस बढ़ जाता है, ठीक है, वेलोसिटी जब पार्टिकल मूव करता है। अब देखो, जब पार्टिकल देखो सॉरी, जब वेलोसिटी बढ़ रही है चार्ज पार्टिकल की, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसका मैस बढ़ जाता है। इस फार्मूले के मुताबिक देखो, एफ और एम में रिलेशन के इनवर्स, जब मैस बढ़ेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ द रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। राइट आंसर क्या हुआ, बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एक्सेलरेटर इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ कांस्टेंट रेडियस। अब देखो, मुख्तलिफ होते हैं हमारे पास एक्सेलरेटर, ये साइक्लोट्रॉन, बीटाट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, नन ऑफ दिस। जब जो भी इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी पार्टिकल है मूव करेगा एक कांस्टेंट रेडियस में, वो किस में होता है, वो होता है बीटाट्रॉन में। और बीटाट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स को मोस्टली एक्सेलरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, वो कांस्टेंट रेडियस, ये होता है बीटाट्रॉन में। राइट आंसर क्या हुआ, बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, इसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर डिटेक्टर, वर्क्स व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस या न्यूट्रल या नन ऑफ दिस। देखो, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है ना, ये तब काम करता है जब ये रिवर्स बायस होता है। राइट आंसर क्या हुआ, बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड टाइम ऑफ जीएम काउंटर इज 10⁻⁴, 6, 9 या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है वो है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, गोल्ड, सिल्वर, आयरन या नन ऑफ दिस। अब देखो, इसका राइट आंसर है वो है आयरन, ठीक है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे मैक्सिमम होती है, इसलिए आयरन इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शंस गिवन है, इसका राइट आंसर है वो है डी, 0.00055 AMU एटॉमिक मास यूनिट। आपको बाकी का पता होना चाहिए, प्रोटॉन का भी, न्यूट्रॉन का भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड, ब्रेकिंग एनर्जी, क्रिटिकल एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। राइट आंसर है इसका बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाफ लाइफ ऑफ अ रेडान गैस इज़ 3.8 मिनट्स, 3.8 आवर्स, 3.8 डेज या 3.8 ईयर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है 3.8 डेज। दो चार की और भी गिवन है, वो भी आप याद कर लेना, ठीक है ना। बाद में पूछ लेता है कि इसकी हाफ लाइफ, तो इसकी हाफ लाइफ बताओ, जैसे यूरेनियम की पूछता है, कभी किसी की पूछ लेता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज न्यूक्लियाई A10, 20 या B20, 30 ऑफ द सेम एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स या मिरर न्यूक्लियाई। अब देखो इसमें एटॉमिक नंबर 10 और 20 ये चेंज हो रहा है, मैस नंबर भी चेंज हो रहा है 20, 30, लेकिन नंबर ऑफ इसमें न्यूट्रॉन सेम है। 20 में से 10 निकालो 10, 30 में से 20 निकालो 10। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसे हम कहते हैं आइसोटोन्स। राइट आंसर क्या हुआ? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर या फैक्टर्स डिटर्मिन्स द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, N/Z रेशियो, मैजिक नंबर या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस या ऑल ऑफ दिस। ये तीनों फैक्टर ही डिटर्मिन करते हैं न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। हमारा राइट आंसर क्या हुआ? डी। डी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीजोन इज़ द लाइटेस्ट मीजोन, पाई मीजोन, पाइओन भी कहते हैं, के मीजोन्स या म्यू मीजोन्स या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पाई मीजोन इज़ द लाइटेस्ट मीजोन, ठीक है, पाइओन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट अफेक्ट अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा या नन ऑफ दिस। अब देखो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, ये किस को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है, ये उसको अफेक्ट नहीं करेगी जिस पे चार्ज नहीं होगा। तो गैमा पे चार्ज नहीं होता, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों गैमा रेस पर अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि गैमा रेस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये उसी पर अफेक्ट करती है जिस पर चार्ज हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गैमा डिके Z इंक्रीजेज, A डिक्रीजेज, Z डिक्रीजेज, A इंक्रीजेज या बोथ रिमेन कॉन्स्टेंट या नन ऑफ दीज। अब देखो गैमा डिके में सिर्फ होता क्या है, न्यूक्लियॉन्स अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और गैमा रेज निकालते हैं। तो इसमें ना Z को कोई फ़र्क पड़ता है ना A को कोई फ़र्क पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी, बोथ रिमेन कॉन्स्टेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस या नन ऑफ दिस। देखो डेंसिटी जो है ना न्यूक्लियस की, ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, ये कांस्टेंट होती है। डी इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्ट मास ऑफ द ग्लूओन्स इज़, ये ऑप्शंस गिवन है, राइट आंसर है 0। देखो ग्लूओन्स ऐसे ही है जैसे फोटॉन्स होते हैं, दोनों का रेस्ट मास 0 होता है, ठीक हो गया। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी। द क्वेश्चन नंबर 68 सेमी मैजिक नंबर्स आर, ये ऑप्शंस गिवन है। देखो ये होते हैं सेमी मैजिक नंबर, ये अगर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स इन तीन में से बता दो सेमी मैजिक होते कौन से हैं। राइट आंसर हमारा है 14, 20 एंड 40। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इन तीन नंबर में से मैच कर जाएं, जिसे हम कहते हैं सेमी मैजिक नंबर, तो उस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्टेबिलिटी आम जो न्यूक्लियस उससे तो ज़्यादा होती है, लेकिन जो असल मैजिक नंबर्स होते हैं उनसे उन न्यूक्लियस से कम होती है, ठीक है ना, लेकिन आम न्यूक्लियस से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर किसी का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स मैच करते हैं सेमी मैजिक नंबर से, इनके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी आम तौर पर ज़्यादा होती है, लेकिन असल मैजिक नंबर से कम होती है, ठीक है। होप सब बात समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी या पैकिंग फ्रैक्शन या नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है पैकिंग फ्रैक्शन। मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच न्यूक्लियर मॉडल इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल, शेल मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, फर्मी गैस मॉडल या कलेक्टिव मॉडल। देखो ये मुख्तलिफ मॉडल हैं। जो स्टैटिस्टिकल मॉडल हम किसको कहते हैं? फर्मी गैस मॉडल। देखो फर्मी गैस मॉडल जैसे होता है ना स्टैटिस्टिकल में करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, कि हम एज अ होल अलग-अलग करने की बजाय हम एज अ होल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, सारों को इकट्ठा डिस्कस करते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकली डिस्कस करते हैं। इस तरीके से जो फर्मी गैस मॉडल है ये न्यूक्लियॉन्स को अलग-अलग डिस्कस नहीं करता, उनको एज अ कलेक्टिव डिस्कस करता है। कहता है कि जैसे कि ये जो है ना एक फर्मी गैस है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके से कहता है कि ये भी गैस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मतलब मॉलिक्यूल्स की तरह है, ठीक है ना, फर्मी गैस ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहता है, ठीक है ना इनको। तो ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है, ठीक है ना, एज अ कलेक्टिव डील करता है बजाय इसके इंडिविजुअल सबको डील करे, इसीलिए फर्मी गैस मॉडल होते हैं, ये है स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो
आज के 70 क्वेश्चन हो गए हैं। जितने भी बता दूँ क्वेश्चन लिए गए हैं सारे किसी न किसी 5 पेपर से लिए गए हैं। होपफुली अगर आप ये 70 कर लो, अगर न्यूक्लियर फिज़िक्स में से या एटॉमिक फ़िज़िक्स में से, मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स में से कहीं कोई सवाल आता है तो इंशाअल्लाह इसी में से लाज़मी सवाल आ जाएगा। ओके गाइस, गुड बाय।